हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये टू बी विद यू का 41 यानी लास्ट एपिसोड है। और अगर अब तक आपने इस ड्रामे की प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे सो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप इसके पहले के एपिसोड देख लीजिए। मैंने इस ड्रामे के लिए एक अलग सी प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ पर आपको इस ड्रामे के सारे ही एपिसोड सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड पे देखा था कि ओयांग मिया को कॉल करता है और उससे बोलता है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। ओयांग की मदद सुनकर पहले तो मिया उससे मिलने के लिए मना कर देती है, लेकिन उसके बाद जब ओयांग उससे जबरदस्ती करता है तो वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ चैन से ओरे के पास जाकर बोलता है कि अगर वो उसे पैसे दे देगी तो वो उसका पीछा छोड़ देगा और उसका पीछा कभी भी नहीं करेगा। बट अगर ओरे ने उसको पैसे नहीं दिए तो वो हमेशा उसका पीछा इसी तरीके से करता रहेगा। ओरे उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती है और सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करके बोलती है कि चैन से उसके ऑफिस में आ रखा और वो उसको हैरेस कर रहा है। जैसे ही चैन से ये सारी बात सुनता है तो वो भाग कर वहाँ पर से चला जाता है और जाते जाते पे वो ओरे से बस यही कह रहा होता है कि वो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अपना काम खत्म करने के बाद जैसे ही ओरे कार में जाती है तभी उसको चैन से पकड़ लेता है। चैन से को इस तरीके से देखकर ओरे बहुत ज्यादा डर जाती है और चैन से कहती है कि तुम मुझे इस तरीके से परेशान क्यों कर रहे हो, आखिरकार तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। फिर चैन से उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बट मुझे तुम्हें एक बात बतानी है कि जब थाईलैंड में ओयांग किडनैप हुआ था तो उसके पीछे मेरा और तुम्हारे पापा का ही हाथ था। मैंने तो ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया था, लेकिन वो पता क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि तुम सब मर जाओ ताकि वो ओयांग के डैड से बदला ले सके। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो मेरे पास उस गुंडे का फोन है जिसमें तुम्हारे डैड की और उस गुंडे की रिकॉर्डिंग से मैं चाहूँ तो अभी के अभी इस रिकॉर्डिंग को पुलिस के पास दे सकता हूँ। उसके बाद तुम्हारे डैड दोबारा से जेल में चले जाएंगे, बट मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो अभी तो जेल से बाहर आए हैं। यही नहीं, मिया के डैड को छत से गिराने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे डैडी थे। जब तुम्हारे डैड ने उनको छत से गिराया तो मैं उनका हाथ पकड़ने वाला था, तब तक तुम्हारे डैड ने मुझे ऐसा करने के लिए मना कर दिया तो मैंने उनका हाथ छोड़ दिया और उसके बाद वो नीचे गिर गए। अब तो तुम्हें पता चली गया होगा कि तुम्हारे डैड कितने बड़े क्रिमिनल है। तुम्हें पता ही है कि तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर चुकी है। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ, बस तुमसे मैं कुछ पैसे चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे पैसे आसानी से दे दोगी क्योंकि तुम्हारे पास पैसों की कमी थोड़ी है। उन पैसों को मैं बिल्कुल भी गलत यूज नहीं करूंगा, बस उनसे मैं अपनी लाइफ सिक्योर करूंगा। दूसरी तरफ मिया जैसे ही ओयांग के सामने जाती है तो ओयांग मिया से कहता है कि मुझे तुम्हें बहुत ही जरूरी बात बतानी है। जैसा कि तुमको पता है कि मैं अपने डैड को किडनी देना चाहता था, लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप उनके साथ मैच नहीं हुआ, जिसके कारण मैं उनको किडनी नहीं दे पाया और मैं तुम्हारे पास आया। तुमको पता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ चैलेंज से मैच क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि मैं उनका बेटा नहीं हूँ बल्कि मेरे असली डैड ओरे के डैड है। जब मेरा ब्लड ग्रुप ओ चैलेंज के साथ मैच नहीं हो रहा था तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद जब मैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए गया तो रिपोर्ट्स पे मुझे पता चला कि ओ चैलेंज मेरे डैड नहीं है बल्कि मेरे डैड ओरे के ही डैड है। मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ मेरे साथ इतने बेकार गेम क्यों खेल रही है। बट जो कुछ भी पहले मैंने तुम्हारे साथ किया उस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई होप कि तुम मुझे माफ कर दो। दूसरी तरफ चैन से ओरे से कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मुझे पैसे दे दो वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें और तुम्हारे डैड सबको जेल में डलवा दूंगा। ये सारी बात सुनकर ओरे उससे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम हमें जेल में डलवा सको, और मैं मानती हूँ कि इन सारी चीजों पे मेरी डैड की गलती होगी, लेकिन तुमने भी उनका साथ दिया है। अगर वो जेल जाएंगे तो तुम भी जेल में जाओगे। और मुझको ये भी पता है कि हमारे डैड ने अगर हमको मरवाने की कोशिश की होगी तो तुम तो ऑलरेडी खूनी हो, क्यों तुमने ही उस गुंडे को मार दिया था ना। और उसके बाद सबके सामने जाकर क्या कह रहे थे कि उस गुंडे ने अपने आप को खुद मारा है। मुझे तुम्हारी ये सारी बातें पता है और मेरे पास तुम्हारी इन सारी बातों का प्रूफ भी है। फिर चैन से उससे बोलता है कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चली। तो ओरे उससे बोलती है कि आज तक तुमने मेरे बहुत बेवकूफ बनाया, लेकिन अब मैं उतनी भी बेवकूफ नहीं रही हूँ जो मैं तुम्हारी इन सारी चालों को समझ ना पाऊँ। और फिर इसी तरीके से ओरे चैन से को अपनी बातों में उलझा कर रखती है और पुलिस को कॉल लगाने वाली होती है। तब तक चैन से उसे देख लेता है और इससे पहले कि ओरे चैन से के बारे में किसी को भी कुछ भी बताती, चैन से ओरे को बेहोश कर देता है और उसको वहाँ पर से लेकर चला जाता है। जब चैन से ओरे को वहाँ पर से ले जा रहा होता है तभी उन दोनों को उनके ऑफिस में काम करने वाले दो लड़के देख लेते हैं। वो चैन से को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन चैन से उनकी बात नहीं सुनता है और वहाँ पर से चला जाता है। थोड़ी ही देर में ओरे के डैड मिया के डैड के सामने जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ इतना ज्यादा बुरा किया है, तुम मुझे सजा नहीं देना चाहोगे। तुम्हें तो सब कुछ पता है ना कि तुम्हें छत से मैंने गिराया था, तो तुम पुलिस को सब कुछ बता क्यों नहीं देते हो। तो मिया के डैड उनसे बोलते हैं कि मुझे पता है कि मुझे छत से तुमने नीचे गिराया था और मैं ये सब पुलिस को बता भी सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। बदले की आग ने तुम्हें इतना बुरा बना दिया था कि तुम बस अपने ही दोस्तों को हर्ट करने पे लग रखे थे। बट अब तो ओ चैलेंज भी इस दुनिया में नहीं रहा है, इसलिए तुम संभल जाओ और अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ दो। जेल से निकलने के बाद भगवान ने तुम्हें एक चांस दिया है कि तुम अपनी लाइफ को सुधार सकते हो और अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हो। प्लीज अब तुम इस मौके को इस तरीके से गवाओ मत। मैं नहीं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी के लास्ट मोमेंट पर जब तुम इसी तरीके से हॉस्पिटल के बेड पर लेटे होंगे
और अपनी लाइफ में की गई गलतियां गिन रहे होंगे तब तुम्हारे साथ कोई भी ना हो और तुम अकेला ही इस दुनिया से चले जाओ। मुझको पता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, ओ चार्लिंग ने भी तुम्हें माफ कर दिया है, इसीलिए प्लीज अब तुम चेंज हो जाओ और इतने अच्छे काम करना कि तुम्हारे बुरे कामों को कोई याद ही ना करे। तो ओरे के डैड उनसे बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं बदला लेने के चक्कर में इतना ज्यादा अंधा हो गया था कि मैं अपने ही बेटे को थाईलैंड में मरवाना चाह रहा था, बट अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहता हूँ। और मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी की शादी अब तक नहीं हुई है ना, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारी बेटी के साथ करवाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ ओयांग की बातें सुनकर मिया उससे बोलती है कि ओयांग तुम मेरी लाइफ को मजाक समझते हो क्या? जब तुम्हारा मन आएगा तो तब तुम मेरे साथ रिलेशन में रहोगे और जब तुम्हारा मन नहीं करेगा तो तुम मेरे साथ रिलेशन तोड़ दोगे। तुम्हारी तो सीयू के साथ अब एंगेजमेंट भी हो गई है ना, और मैंने भी लीडो को उसके साथ रहने की कमिटमेंट दी है, इसीलिए अब हम दोनों के बीच में कुछ भी होना इम्पॉसिबल है। कब तक हम दोनों बस इसी तरीके से अपने बारे में सोचते रहेंगे? अब मुझे और ज्यादा सेल्फिश नहीं बनना है। फिर ओयांग मिया से बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हाँ मेरी सीयू के साथ एंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ और ना ही मुझे उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। मैंने उससे हाँ इसलिए कहा था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरी बहन हो, लेकिन अब जब तुम मेरी बहन नहीं हो तो मैं उसके साथ रिलेशन में नहीं रह सकता हूँ। उसको छोटे प्यार की उम्मीद देने से बेहतर तो यही है ना कि मैं अभी उसके सारे सपने तोड़ दूँ। मैं उससे नहीं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उससे शादी कर फ्यूचर में पछताना नहीं चाहता हूँ। और अगर वो किसी ऐसे इंसान से शादी करेगी जो उसे प्यार ही नहीं करता है, उसके साथ शादी करने के बाद वो भी तो अपनी जिंदगी पर पछताती रहेगी ना। इससे बढ़िया तो यही है ना कि हम दोनों अलग हो जाते हैं। बाय द वे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लीडो को पसंद करती हो और कहीं तुम उसके साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ गई हो? ये सारी बात सुनकर मिया उससे बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बट जिस टाइम तुमने मुझे छोड़ दिया था उस टाइम लीडो ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया था। मुझको ऐसा लग रहा था कि मैं लीडो का एहसान कभी भी नहीं चुका पाऊंगी, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती हूँ। बट जैसे ही मैंने सोचा तभी मुझे ये सब पता चला कि दोलन उसे पसंद करती है, इसीलिए मैं लीडो के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई। ये सब सुनकर ओयांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद मिया से बोलता है कि क्या अब तुम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ रिलेशनशिप में आने के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा। फिर मिया उससे बोलती है कि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये सारी हमारे किस्मत का ही खेल है। खैर अब जब हमें सब कुछ पता चल ही गया है तो इसलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही मिया ऐसा कहती है तो ओयांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो मिया को गले लगा देता है। दूसरी तरफ ओरे के डैड ओयांग के डैड को बताते हैं कि ओयांग उन्हीं का बेटा है। उनको भी ये सारी बातें अभी ही पता चली है। ये सारी बातें सुनकर मिया के डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद ओयांग के डैड से बोलते हैं कि मिया ओयांग से बहुत ज्यादा प्यार करती है। मुझको लगा था कि ओयांग मिया का भाई है, इसलिए मैं मिया को ओयांग से दूर रहने के लिए कहता था, लेकिन अब जब ये सब कुछ क्लियर हो गया है कि वो दोनों भाई बहन नहीं है तो हम जल्द ही उन दोनों की शादी करवा देंगे बड़े ही धूमधाम से। दूसरी तरफ ओयांग की बातें सुनकर लीडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो बहुत ही देर से बॉक्सिंग कर रहा होता है। अपने भाई को इतने डिफिकल्ट टाइम से गुजरते हुए देखकर वे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने भाई को रुकने के लिए कहती है और आराम करने के लिए बोलती है, बट उसका भाई उसकी एक बात भी नहीं मानता है और बस बॉक्सिंग ही करता रहता है। वो इतने देर से बॉक्सिंग कर रहा होता है कि उसके हाथ से खून तक आने लग जाता है। जब वे देखती है कि उसके भाई के हाथों से खून आ रहा है तो वो उसके सामने आ जाती है और फिर अपने भाई से बोलती है कि इसमें आपकी क्या गलती है, आप अपने आप को क्यों पनिशमेंट दे रहे हैं? ये सब कुछ ओयांग की वजह से हुआ है, इसीलिए आपको ओयांग को पनिशमेंट देनी चाहिए, ना कि खुद को। आप टेंशन मत लीजिए, हम मिया को समझाएंगे कि आप उससे कितने ज्यादा प्यार करते हैं, देखना वो आपके ही साथ रिलेशन में आएगी। ये सारी बात सुनकर लीडो वैसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मिया सच में ओयांग से बहुत ज्यादा प्यार करती है और बेहतर यही होगा कि मैं ही उसकी लाइफ से दूर चला जाऊं। वे जैसे ही ये बात सुनती है वैसे ही वो अपने भाई को गले लगा देती है और फिर बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए मिया से भी अच्छी लड़की ढूंढूंगी। दूसरी तरफ ओयांग को भी पता चल जाता है कि चैनसे ने उसकी बहन ओरे को किडनैप कर दिया है। जैसे ही ओयांग और मिया ये सब सुनते हैं तो वैसे ही वो भागकर चैनसे के पास चले जाते हैं। चैनसे को पुलिस ने चारों तरफ से घेर दिया था, लेकिन चैनसे उनके सामने सरेंडर करने से मना कर रहा था। उसके बाद चैनसे ओरे से कहता है कि मैंने तुम्हें कितने बार समझाया था ना कि तुम अपनी कंपनी की चेयरमैन बन जाओ, ये सब मैं अपने लिए कर रहा था। अगर तुम उस कंपनी की चेयरमैन बन जाती तो आज तुम्हारे पास भी बहुत सारा पैसा होता। खैर तुम्हारे पास तो अभी भी बहुत सारा पैसा है, मैंने तो तुमसे कुछ पैसे मांगे थे, तुम मुझे वो पैसे भी नहीं दे पाई, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। ये सारी चालाकियां और अपनों से ही धोखा करके अब मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ, इसलिए मैं अब अपने मॉम डैड के पास जाना चाहता हूँ। और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें भी तुम्हारे बच्चे के पास जरूर पहुंचा दूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। अब तो तुम्हें बहुत खुशी मिल रही होगी ना ये सब कुछ देखकर। कितने बार मैंने तुम्हें प्यार से कहा था कि तुम मुझे पैसे दे दो, लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं मान रही थी और अपने इस घमंडी नेचर के चक्कर में तुमने मुझे पैसे भी नहीं दिए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश भी की थी कि तुम मुझे चुपचाप से पैसे दे दो, मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, मैं नहीं। जब चैन से इसी तरीके से ये सारी चीजें बोल रहा होता है तभी वहाँ पर भागकर ओयांग और मिया आ जाते हैं। वहाँ पर आकर वो देखते हैं कि इंस्पेक्टर चैनसे को सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन चैनसे उनकी बिल्कुल भी बात नहीं मान रहा है। तभी मिया उस इंस्पेक्टर से बोलती है
कि सर आप बस एक बार मुझे चैंजे के सामने जाने की परमिशन दे दीजिए, मैं उसे समझा दूंगी और वो किसी को भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप मेरी भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो मुझे भी बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सारी बात सुनकर ओयांग उसे चैंजे के सामने जाने के लिए मना करता है, लेकिन मिया उसकी बात नहीं मानती है और उससे बोलती है कि चैंजे उसके साथ कुछ भी कर ले लेकिन वो उसे नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त है और इस टाइम पे उसकी बहन को बचाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसको वहां पर जाना ही पड़ेगा। वहां पर जाने से पहले ओयांग मिया से कहता है कि अगर चैन से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तुम बस एक बार मुझे आवाज लगा देना, मैं वहां पर आ जाऊंगा। मिया ओयांग से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और अगर मुझे ऐसा लगेगा तो मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगी। ऐसा कहने के बाद मिया चैंजे के सामने जाती है और जैसे ही चैंजे मिया को देखता है तो वो शांत हो जाता है और उसके बाद वो मिया से माफी मांगता है उसके 20 साल का रिलेशन तोड़ने के लिए और फिर उससे बोलता है कि इस लड़की की वजह से मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, इसलिए मैं आज इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मिया उससे बोलती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है चैंजे। फिर चैंजे उससे बोलता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो मिया, इसने मेरे से मेरे सब कुछ छीन लिया, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ ना और उसको भी मार दो जिसने मेरे साथ ऐसा किया है। तो मिया उससे बोलती है कि चैंजे तुम मेरी बात का विश्वास मानो, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम सारी चीजें सुधार सकते हो, प्लीज ऐसा मत करो। फिर चैंजे उससे बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि कुछ भी सुधर सकता है, ये मेरा लास्ट डे है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, तुमने मेरा हमेशा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, मैंने तुम्हें बस हमेशा हर्ट किया है, अपनी ये जिंदगी जीकर अब मैं थक चुका हूँ, इसीलिए अब मुझे जीना ही नहीं है। ये सारी बात सुनकर मिया उससे बोलती है कि चैन से तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मेरा विश्वास करो, अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। तो वो दिन भूल गए जिस दिन हम पहले दिन अनाथालय में मिले थे, उस दिन मेरे साथ कोई भी बात नहीं कर रहा था, सबके सब मुझे परेशान कर रहे थे, तभी तुम वहां पर आए और तुमने मुझसे बात की और मुझे बचाया और तभी से तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और उस दिन से लेकर 20 साल तक तुमने किसी को भी मुझे परेशान नहीं करने दिया, वो है तुम्हारा रियल वर्जन। मुझे पता है कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो, मैं तुमको एक चांस देती हूँ, मुझे पता है कि तुम जरूर सुधर जाओगे। जब मिया इसी तरीके से चैंजे से बात कर रही होती है तभी वहाँ पर हल्के से ओरे वहाँ पर से भागने वाली होती है, तब तक चैंजे उसे पकड़ लेता है और फिर उसके बाद चैंजे मिया से कहता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, मिया प्लीज तुम मुझे अकेले छोड़ दो, मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ, मैंने उस गुंडे को मारा, ओयांग की किडनैपिंग थाईलैंड में मैंने ही करवाई थी और यहाँ तक कि तुम्हारे डैड को छत से नीचे भी मैंने ही गिराया था। चैंजे की बात सुनकर मिया उससे बोलती है कि चैंजे मेरे डैड ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो होटल की छत पर गए थे और उनका पैर फिसल गया था जिसके कारण वो नीचे गिर गए, वो अभी भी तुम्हें अपना बेटा ही मानते हैं, हमने हमेशा तुम्हें अपनी फैमिली की तरह माना है, गलती तो इंसान से ही होती है ना, आज तुमसे हो गई तो कौन सी बड़ी बात है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि तुम उस गलती को सुधारना चाहते हो और मुझे पता है कि तुम उस गलती को सुधारोगी भी, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें जानती हूँ क्योंकि मैंने अपना पूरा बचपन तुम्हारे साथ बिताया है, हम सब तुम्हें चांस देने के लिए तैयार है, प्लीज चैंजे ऐसा मत करो। और ऐसे ही कहकर मिया चैंजे के सामने आती है तो चैन से उसको गले लगा देता है, तभी वहां पर से ओरे भी भागकर चली जाती है। फिर चैन से मिया से माफी मांगता है आज तक उसने जो भी बुरे काम किए थे उसके लिए, और उसके बाद उसे बोलता है कि आज तक उसने बहुत ज्यादा बुरे काम किए लेकिन आज के बाद वो अपने आप को सुधारेगा और एक बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा जैसा वो पहले था। तो मिया उससे बोलती है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे। थोड़ी ही देर में मिया चैन से का हाथ पकड़कर उसको सबके सामने लेकर आती है तो चैन से पुलिस के सामने भी सरेंडर कर देता है। दूसरी तरफ ली तो बहुत ही ज्यादा उदास होता है, इसलिए वो फैसला लेता है कि अब वो चाइना को छोड़कर चला जाएगा। दूसरी तरफ मिया कार में उदास बैठी हुई होती है, तब तक ओयांग उससे पूछता है कि क्या हो गया, तुम इतनी उदास क्यों हो। तो मिया उससे बोलती है कि अब जब हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया और तुम और मैं रिलेशनशिप में आ गए हैं तो लीदू को क्या होगा, मुझे उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्या वो अपने आप को संभाल भी पाएंगे, जब उनको ये सारी चीजें पता चलेगी तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। फिर ओयांग उससे बोलता है कि तुम्हें लीदो की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़का है और वैसे भी तुम्हारे पास आने से पहले मैंने लीदो से इस बारे में बात कर ली थी, उसने मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन में आने की परमिशन भी दे दी थी, इसीलिए अब तुम्हें उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में सीओ ओयांग को और मिया को डिनर पे बुलाती है और वो उन दोनों को बताती है कि कल वो फ्रांस जा रही है अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। ये सारी बात सुनकर ओयांग सीयू से माफी मांगता है तो सीयू उससे बोलते हैं कि माफी तुम्हें नहीं बल्कि मुझे मांगनी चाहिए, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, मुझे पता भी चल गया था कि तुम दोनों रिलेशन में हो, फिर भी मैं तुम दोनों के बीच में आने की हमेशा कोशिश करती रहती थी, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। और उसके बाद सीयू मिया से कहती है कि क्या मिया हम दोबारा से बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं जैसे हम पहले थे। सीयू की बात सुनकर मिया चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है। उसके बाद सीयू मिया को वही नेकलेस देती है जो ओयांग ने मिया को दिया था और मिया उस नेकलेस को सिस्टर नेकलेस बोलती थी। उस नेकलेस को देखकर मिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जो कि उसने सीयू के साथ बिताए थे। फिर उसके बाद मिया सीयू से कहती है कि आई एम सो सॉरी सीयू, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा बिहेव किया है, इसीलिए तो मुझे माफ कर दो, बट आज के बाद हम दोनों पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड बनकर रहेंगे और इस नेकलेस को मैं कभी भी नहीं उतारूंगी क्योंकि ये हमारा सिस्टर नेकलेस जो है। ये सारी बात सुनकर सीयू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसी तरीके से उन तीनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाती है।
एक साल बाद दोबारा से लीडो चाइना वापस आ जाता है और चाइना वापस आने के बाद वो सबसे पहले मिया से ही मिलने के लिए जाता है। मिया जैसे ही लीडो को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद लीडो से बोलती है कि आप एक साल से कहाँ गायब हो गए थे, आपको पता है कि मैं आपके लिए कितना ज्यादा परेशान हो गई थी। हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा लेकिन आप हमें कहीं भी नहीं मिले। मैंने आपको बहुत सारे कॉल्स भी ट्राई किए लेकिन आपने मेरे कॉल तक नहीं उठाए। मेरी डिफिकल्ट टाइम में तो आपने मेरा साथ दिया लेकिन जब आपको मेरी जरूरत थी तो आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं और चुपचाप यहाँ पर से चले गए मुझसे बिना हेल्प मांगे हुए। तो उसके बाद लीडो मिया से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए इस तरीके से परेशान देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाय द वे तुम पहले से ही इतनी सारी परेशानियों में थी इसलिए मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था और अपने माइंड को बिल्कुल कूल रखना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ टाइम के लिए चाइना से कहीं बाहर चला जाता हूँ। बट फाइनली अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो सब कुछ बहुत ही जल्द ठीक भी हो जाएगा। थोड़ी ही देर में मिया लीडो को उसके घर की चाबी देती है और उससे बोलती है कि मुझे ओयांग ने सब कुछ बता दिया है कि वो घर आपके दोस्त का नहीं था बल्कि आपका ही था। थैंक यू सो मच मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। तो उसके बाद ली तो उससे वो चाबी ले लेता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें ये सब बातें इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हें कुछ भी बात बताऊंगा तो तुम मेरी हेल्प ही नहीं लोगी। बाय द वे मैं एक साल से चाइना से बाहर था इसलिए मैं अपने होटल में भी नहीं गया हूँ। कहीं वे ने मेरा होटल बंद तो नहीं करवा दिया। मैं अब जल्दी से अपने होटल को देख कर आता हूँ और ऐसे ही क्या कर ली तो वहाँ पर से जाने वाला होता है। तभी वो दोबारा से मिया के पास आता है और उसको गले लगा देता है और उसके बाद उससे बोलता है कि थैंक यू मेरी लाइफ को इतना ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए। उसके बाद लीडो जब अपने होटल में एंटर करता है तो उसके होटल में काम करने वाले सभी लोग उसका बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। ये सब देख कर लीडो बहुत ही खुश हो जाता है और उसके बाद वे से बोलता है कि तुमने इस होटल को सच में बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी गैर हाजिरी में तुम इस होटल को इतने अच्छे तरीके से संभालोगी। इस सब के लिए तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो फिर वे अपने भाई से बोलती है कि भैया आप तारीफ बाद में करना लेकिन पहले मैं आपको अपनी होटल के 2 और सदस्य से मिलवाना चाहता हूँ। जैसे ही लीडो वे की बात सुनता है तो वो उससे बोलता है कि कौन है वो 2 सदस्य, मुझे भी उनसे मिलना है। तो उसके बाद वे बोलती है कि वो 2 सदस्य है दोरन और उसका दोस्त। लीडो जैसे ही उन दोनों को देखता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके बाद उनसे बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर काम करने क्यों आए हो और तुम दोनों बस एक वेटर बनने के लिए कैसे राजी हो गए। तो दोरन उससे बोलती है कि भले ही हम वेटर है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती है। उसके बाद वे अपने भाई से बोलती है कि भैया आपको पता है दोरन हमारे इस होटल के लिए एकदम सूटेबल है। दोरन सब्जियां बिल्कुल वैसे काटी है जैसे उस दिन उसने उन गुंडों को मारा था। वे की बातें सुनकर वो सभी हंसने लग जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो सभी लोग साथ में मिलते हैं और अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं जहाँ पर उनको पता चलता है कि पैसा इस दुनिया में जरूरी तो होता है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होती है फ्रेंडशिप और अपनों का साथ। थोड़े ही देर में वो सभी मिया और ओयांग को बोलते हैं कि अब तो तुम दोनों के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो चुकी है, इसलिए ओयांग क्या तुम मिया को दोबारा से प्रपोज नहीं करोगे। सबकी बात सुनने के बाद ओयांग मिया के सामने जाता है और अपने घुटनों में बैठकर उससे बोलता है कि मिया आज तक तुमने मेरा हमेशा साथ दिया है, अब बारी मेरी है कि मैं तुम्हारे पूरी जिंदगी पर साथ दूं। इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या तुम अपनी आगे की लाइफ मेरे साथ बिताना चाहोगी और मुझसे शादी करना चाहोगी। ओयांग की बातें सुनकर मिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे शादी करने के लिए हाँ बोल देती है और इसी तरीके से हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बाय।